नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी, पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे मार्च में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण आएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके पेडागोजी या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद में आपके अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व यहाँ पर एक नहीं है। अब सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है मौलिकता, धारा प्रवाहिता, अनुशासन या फिर लचीलापन। नहीं है कौन सा? ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसमें अनुशासन ये नहीं है। सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है, और मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन इसके प्रमुख तत्व हैं। तो यह अनुशासन जो है इसमें ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पर शैशव अवस्था, बाल्य, प्रौढ़ या किशोर अवस्था में किनके अनुसार? बिग व हंट के अनुसार। तो यहाँ पर कौन सी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक माना गया है। कौन से वाला? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो किशोर अवस्था है। और चार जो अवस्थाएं होती हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़ या युवावस्था। तो ये जो किशोरावस्था जो है इसको दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था भी माना गया है। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि तनाव या दबाव की जो अवस्था है कौन सी है। तो तूफान, दबाव, तनाव की जो अवस्था है किशोरावस्था को माना गया है। और इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है बिग व हंट, इनके अनुसार भी किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द यहाँ पर परिवर्तन ही है। नेक्स्ट आ जाता है जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं 3, 4, 5 या 6 कितनी हैं। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर अवस्थाएं जो इसमें मानी गई हैं, तो 4 अवस्थाएं जो है ये होती है। तो कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जिसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है सबसे पहले नंबर की, और उसके बाद फिर ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। तो जिसमें इंद्रियजनिक जो गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की है, पूर्व से क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 की है, अमूर्त या औपचारिक जो से क्रियात्मक अवस्था है वो 11 से आगे की है। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं यहाँ पर ये इन्होंने मानी थी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करता है। तो ये जो कथन है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी और रविंद्रनाथ टैगोर, तो किन का था? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता में विकास करता है। अब इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये स्वामी विवेकानंद, तो इनसे माना गया है। तो इनका मानना था ये कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि है 105, उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य या जो मंद बुद्धि है। तो एक बालक जिसकी जो आईक्यू है बुद्धि लब्धि 105 है, तो कौन सी श्रेणी में से रखा जाएगा? तो ये जो 90 से 110 वाले जो होते हैं ये आ जाते हैं इसमें सामान्य बुद्धि लब्धि में। तो बुद्धि लब्धि जो है इसके अनुसार श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी आयु होती है 120 से ऊपर की, और सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि वाले तो इनकी आयु मानी गई है 110 से 120 की। और जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले हैं, सामान्य वाले, तो ये 90 से 100, 110 ये मान लो आप। और मंद बुद्धि वाले तो इनकी है 80 से 90। तो यहाँ पर ये 90, 110 जो है ये सामान्य वाले जो है
इसमें यहाँ पर आएंगे। तो ये सामान्य बुद्धिलब्धि औसत जो बुद्धिलब्धि है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर सीखने का जो प्रयास एवं मूल सिद्धांत, सीखने का प्रयास और मूल का जो सिद्धांत था, तो ये कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या स्किनर, इनमें से किन का था? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है इनका था, ये मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो ये सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। तो ये जो प्रयत्न और बोल का सिद्धांत जा थॉर्नडाइक का है और किन के ऊपर किया था, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने एक समस्या बॉक्स नामक एक पिंजरा बनाया हुआ था और इसमें एक जो भूखी बिल्ली है उसको बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर मछली या मांस की तस्करी रख दी थी, जिसकी सुगंध बिल्ली को अनुभव हो रही थी। इसलिए जो बिल्ली जो थी वो पिंजरे से बाहर आने के लिए तारों पर पंजा मारती है और उन्हें काटना, पिंजरे की इस तय को दबाना और उछलना दी क्रियाएं करने लग जाती है। उस समय ये क्रियाएं निर्लक्ष्य थी। बाद में इन्हीं क्रियाओं को करते समय अचानक चटकनी पर उसका पैर पड़ गया और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। बिल्ली बाहर आ गई और भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से बिल्ली को चटकनी खोलकर बाहर आने के लिए 100 प्रयत्न से गुजरना पड़ा था। तो अभ्यास के दौरान जो भूलें की गई उनका पूर्ण हिसाब रखा गया। अब जैसे ही बिल्ली को बंद करते हुए चटकनी खोलकर तुरंत बाहर आ जाती और जैसे कोई मानव आ जाता है। मतलब जितने उसने प्रयास किए तो उससे जाओ उसकी जो गलतियाँ थी वे समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जाओ उसने यहाँ पर ये सीख लिया। और इस चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक ये बिल्ली है, साथ में मांस का टुकड़ा है, ये दरवाज़ा था, ये वाली चटकनी थी, बिल्ली उछल के करती थी और अचानक से उसका पाँव इस पर आ जाता है और बिल्ली जो बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती है। तो अब एक समय ऐसा भी आ जाता है, बिल्ली को पता लग जाता है कि यहाँ पर बटन है, ये दबाना है और बाहर निकल जाना है। तो इस प्रकार से बिल्ली ने बार बार प्रयास किया था और बिल्ली जो है ये बात सीख गई थी। तो इस प्रकार से जो इन्होंने ये शोध किया था बिल्ली पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, नैतिक, शारीरिक या गामा के लिए। तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो इनको जो जाना जाता है नैतिकता के लिए। तो नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है इनको। और इनके अनुसार बालक के नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं 5 मानी गई हैं, जिसमें पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो इस प्रकार से जो ये 5 इन्होंने मानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब ये कथन है यहाँ पर क्रो एवं क्रो का, स्किनर, जीन पियाजे या फिर कोहलर का। तो किन का था यहाँ पर ये? तो ऑप्शन सी वाला अर्थात जो स्किनर है इनका था ये कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और सीखने की क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन भी ये स्किनर जो है इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। तो ये उदाहरण किसका था? सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु प्रदर्शन का? तो किसका था? तो ये था सम्मिलन का। तो चीजों में अंतर न कर पाना सम्मिलन का उदाहरण है, क्योंकि बच्चे उड़ने वाली चीजों में अंतर नहीं कर पा रहे थे और वह प्रत्येक उड़ने वाली चीज को चिड़िया समझती थी। तो सम्मिलन जो है यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है, हावर्ड गार्डनर के द्वारा इनमें से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए थे? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्ति कौशल या अंतर्व्यक्ति कौशल, कौन सा था? तो इनके अनुसार जो ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं, कौन सा था यहाँ पर? सृजनात्मकता। तो इसको छोड़कर ये जो सृजनात्मकता जो होती है ये नवीन रचना या उत्पादकता जो होती है उसमें मानी गई है। तो ये जो है इसमें नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है, समाज और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्वाधिगम मॉडल, विभेदित पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से जूझ रहे उन बच्चों को उनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात स्वाधिगम मॉडल जो उसके द्वारा। तो ये जो सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दे से जुड़ रहे
उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा हो सकती है, ऐसे बच्चों को स्व अधिगम मॉडल सहायता करेगा। नेक्स्ट आ जाता है मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, क्या सीखा है यह जानने के लिए, बच्चे की सीखने में कठिनाइयों को जानना, या इन सभी के लिए। तो इसके लिए देखें तो ये सभी काम जो हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे का एग्ज़ाम लिया जाता है। अब जो एग्ज़ाम हो गए फरवरी मार्च में 10वीं 12वीं वालों के, और या जैसे सीटेट स्टेट का एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर भी क्या मूल्यांकन ही किया जाता है कि बच्चे को अपने विषय का या किस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है। नेक्स्ट आ जाता है एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचि, चरित्र, सीखने या इन सभी के। तो एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इन सभी को ही इसमें माना गया है। तो ये जो स्किनर जो थे, इनका मानना था कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें रुचियाँ, सीखना, चरित्र ये प्रमुख माने गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। तो ये जो संकेत अधिगम जो इसके अंतर्गत सीखा जाएगा, क्या सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत? तो पारंपरिक अनुकूलन। तो संकेत अधिगम जो इसके अंतर्गत पारंपरिक जो अनुकूलन है ये सीखा जाएगा, और इस स्तर पर बालक बहुत ही मोटे तौर पर किसी सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहा जाता है, SR लर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि का जो द्विखंड है, द्विखंड सिद्धांत। तो ये स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड, थ्रस्टन ये किन का था? बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। तो द्विखंड जो सिद्धांत है यहाँ पर किन का था? तो जो यहाँ पर स्पीयरमैन जो है तो ये इनका था। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जैसे एक तत्व का सिद्धांत था, तो प्रवर्तक कौन थे इसके? जॉन जो है इनका था, और अल्फ्रेड बिने और टर्मन। द्वितत्व का स्पीयरमैन का, भूतत्व का EL थॉर्नडाइक का था, समूह तत्व थ्रस्टन का है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो जेपी गिलफोर्ड का है, पदानुक्रम सिद्धांत इसके प्रतिपादक पर्ण और वर्णन है, प्रतिदर्श सिद्धांत ये थॉमसन का है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर स्पीयरमैन का देख सकते हैं द्वितत्व का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा जीन पियाजे। जीन पियाजे जैन के अनुसार अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान पूर्व से क्रियात्मक, मूर्त, संवेदी या औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यहाँ पर अमूर्त की बात है, और ये जो औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था जो है इसी को ही अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जो 11 से आगे की होती है। तो यही जो हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता, ये कहलाती है। तो इसे हम जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक या चिकित्सा मंदता, तो इसे हम क्या कहेंगे? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन एक वाला है, तो जैविक मंदता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सीखना स्थायी होगा? रटकर, समझकर, सुनकर या फिर देखकर? तो स्थायी होगा कौन सा? किसी भी बात को समझकर। तो समझना ही सीखना स्थायी यहाँ पर माना गया है, क्योंकि जो चीज़ आप समझ लेते हैं उसे आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म? तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है कौन से वाला? ये वाला, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है विशिष्ट अधिगम मतलब विकलांगता का उदाहरण है, पठन विकार से संबंधित है, और इस विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ने में समस्या आती है। तो डिसलेक्सिया जैसे कहा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लग जाता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्य, किशोर, युवा या फिर बाल्य अवस्था?
तो किस अवस्था में है? अगर एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ता है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर जो ऑप्शन बी को माना गया था, जो किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था जो है जीवन का सबसे जो कठिन समय है, इसको माना गया है। और इस अवस्था में किशोर के आवेग और संवेगों में इतनी अधिक परिवर्तनशीलता आ जाती है कि वह प्राय विरोधी व्यवहार प्रकट करने लग जाता है और जिसे समझना भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा में फ्रोवेल जो थे, इनका महत्व व्यावसायिक स्कूल के लिए या पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन पद्धति या लैटिन स्कूलों के लिए है। तो शिक्षा में जो फ्रोवेल जो है इनको जाना जाता है और फ्रोवेल जो जाने जाते हैं ये किंडरगार्टन जो पद्धति है, किंडरगार्टन स्कूल पद्धति, तो इसके लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायता नहीं करेगा? मतलब इसमें एक सहायक नहीं है, खेल, कहानी, लेखन, भाषण या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बच्चों के सृजनात्मकता में एक सहायता नहीं करेगा, वो कौन से वाला है? तो ये वाला भाषण, क्योंकि सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है जो कि खेल, कहानी, लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाओं के माध्यम से विकसित हो सकती है। तो भाषण से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से संश्लेषण का उदाहरण है। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेशित करना या चित्र रखना। तो संश्लेषण का उदाहरण है, कौन सा वाला उदाहरण है? ये वाला, प्रमेशित करना। नेक्स्ट आ जाता है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। ये स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या कोहलबर्ग, किन का था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, और इसका जो संबंध है आईपी पावलोव से है और इसे शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत भी कह देते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। इन्होंने एक कुत्ता जो था इसके मुंह पर एक परखनली बांधी थी और जैसे जब उसके सामने खाना आता था तो उस एक जांच परख की जाती थी और इस आधार पर फिर इन्होंने एक ये प्रयोग किया था। और एक दिन क्या है, उसको रोटी दी गई, रोटी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उसके मुंह से जो लार जो आई थी तो उसकी जांच की गई, वो भी उतनी थी जितनी जब उसको रोटी दी गई थी। तो इस प्रकार से जो इन्हें ये शोध किया था आईपी पावलोव ने। नेक्स्ट आ जाता है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो ये बैंकिंग मॉडल है, रचनावादी है, प्रोग्रामिंग है, ये कोई सा भी नहीं है। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा है? तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक अधिगम। ये आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्रियों से। तो सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है, किससे आरंभ होगा? अर्थात जो संपर्क है इससे। तो ये जो लिंडग्रेन जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है बालक का विकास, ये परिणाम है वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का आर्थिक कारक होगा। तो इसमें देखें तो ऑप्शन यह हमारा सी वाला रहेगा, वंशक्रम तथा वातावरण की जो अंतःक्रिया है। तो इसका यहाँ पर ये माना गया है। तो बालक का विकास परिणाम जो यहाँ पर वंशक्रम और वातावरण इनकी अंतःक्रिया का परिणाम ही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा सिर के मध्य से बाहर की ओर। तो कौन सी होती है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो विकास जो होगा ये सिर से पैर और मध्य से बाहर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर और जो बीच का भाग है नाभि से बाहर की ओर। नेक्स्ट है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें समज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह समज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है या ये सभी। तो इसमें जो है इन सभी को ही माना गया है। तो जिसमें समज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह समज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त विधि, ब्रेल, सांकेतिक यंत्र या ये सभी। तो जो सुन नहीं सकते हैं श्रवण बाधित बच्चे उनके लिए, तो उनके लिए कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा,
यही होती है, क्योंकि ब्रेल लिपि तो अंधे वालों के लिए होती है, तो उनके लिए कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर आपके अन्य सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, विशेषण के संबंध में एक सही नहीं है। भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है, पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था है, परिसर में गुणवाचक विशेषण है, या फिर जो आलस्य है विशेषण से निर्मित ये भाववाचक है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है कि ये विशेषण की उत्तरावस्था है। नेक्स्ट आ जाता है, किसी विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ वेद नहीं है। बाजी, दाव, बाजी घोटक, मतलब शब्द युग्म का सही अर्थ इसमें एक नहीं है। अब वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, माणिक्य, चर्बी, माणिक्य, मछली, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें सही नहीं माना गया है, क्योंकि माणिक्य का मतलब जो लाल रतन से होता है, जबकि चर्बी और मछली ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इसके अलावा बाजी दाव, बाजी घोड़ा, मेघ हवन, मेघ बादल, मुक्ता मोती, मुक्ति मोक्ष, ये ठीक है, बस इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा युग्म यहाँ पर एक संगत नहीं है। अब इसमें भी एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है? भिक्षुक तत्सम है, मस्तक तद्भव है, खिचड़ी देशज है, अमानत विदेशज है। तो सही नहीं है यहाँ पर भी, कौन से वाला है? और ये जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, मस्तक, ये तद्भव शब्द है। तो मस्तिष्क का मस्तक होता है, तो मस्तक जो है तद्भव शब्द है, ये सही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मस्तक क्या है? एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? माथा। क्या होता है? माथा। तो मस्तक तत्सम हो जाएगा, माथा इसका तद्भव हो जाएगा। भिक्षुक तत्सम है, खिचड़ी देशज है, अमानत विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? अब ये कौन से वाला है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो यही सही है, लघुर्मी लघु प्लस में उर्मी लघुर्मी, तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प के समस्त पद में बहुब्रीहि समास का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण नहीं है। अब बहुब्रीहि समास वाला जो उदाहरण यहाँ पर नहीं है, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 वाला, दीर्घ श्वास, पाषाण, हृदय। तो ये जो है यहाँ पर इसमें सही नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ दीर्घ श्वास जो है इसमें कौन सा है? दीर्घ श्वास जो है इसमें कर्मधारय जो समास है, कर्मधारय, तो ये वाला माना गया है। दीर्घ है जो श्वास, और जो पाषाण हृदय है इसमें भी कर्मधारय या तत्पुरुष समास हो सकता है। तो पाषाण के समान है जिसका हृदय, तो ऐसा, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी माना जाता है। तो अभी क्योंकि इसमें ये सही होना चाहिए था, तो ये जो इसमें सही नहीं है, क्योंकि से सही मतलब जो नाक से पर शयन करने वाले विष्णु, तो ये ठीक है। और आशुतोष, शीघ्र संतुष्ट हो जाने वाले शिव, और पंचसर 5 है सर जिनके, कामदेव, तो ये वाला जो इसमें सही इसका नहीं है। नेक्स्ट है, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अब वो कौन से वाला है? अब नहीं है तो वो कौन सा है? और यही सही है इसमें, अनीति, तो यही क्या है? अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अनंतर, अन इष्ट, अन आचार, तो ये वाला जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेश से प्रत्यय से निर्मित है? अब विदेशी शब्दों से बने हुए हैं, वो इनमें कौन से वाले हैं? और तो इसमें देखें तो कौन सा वाला है यहाँ पर? ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, रिश्वतखोर, रोजगार, तो यही इसमें माना गया है। तो रिश्वतखोर, खोर जो है यहाँ पर ये फारसी भाषा का है, और गार ये भी फारसी भाषा का है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? अब यहाँ पर एक अनुचित है, वो कौन से वाला है? तो अनुचित देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा?
ऑप्शन 2 वाला, गरुड़, खगनाथ, वृषभी, भद्रा। तो ये जो है यहाँ पर सही इसमें नहीं है, गरुड़, खगनाथ, वृषभी और भद्रा। क्योंकि वृषभ जो होता है वो बैल को कह देते हैं, गरुड़ पक्षीराज हो जाएंगे और भद्रा शब्द का मतलब भी गरुड़ से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपने यहाँ पर बताना है। अभ्यर्थी, त्योहार, मैथिली, अहिल्या, याज्ञवल्क्य, वैदेही। तो वर्तनी की दृष्टि से विकल्प के सभी शब्द यहाँ पर सही हैं। और कौन से वाला है यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा है, 2 वाला हो जाएगा हमारा। तो याज्ञवल्क्य, हस्तक्षेप, तो यही इसमें सही है। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, तो इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक है, मतलब ये वाला महात्मा गांधी। तो क्या है इसमें, और इसमें जो ऑप्शन 3 को माना गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इनमें से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। अब सही नहीं है वो यहाँ पर इनमें कौन से वाला है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज प्राप्त कर लेना, एक घाट पानी पीना, एकला और सहिष्णुता होना, कमान से तीर निकल जाना मतलब किसी का भेद खुलना। तो सही नहीं है यहाँ पर। अब वो सही जो है इसमें कौन से वाला है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन 4 को माना गया कि कमान से तीर निकल जाओ। नेक्स्ट है क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प बताइए। क्रम के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक 2 भेद हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं और पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बतियाना, लठियाना, अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। तो कौन से वाला इसमें सही है। अब सही की बात करें तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 2 को माना गया है। तो कौन सा सही है यहाँ पर, ये वाला। तो यही क्या है इसमें गलत है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट है सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक असत्य है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम के संबंध में कौन से वाला यहाँ एक असत्य है। अब असत्य है ये कौन से वाला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। तो ये गलत है क्योंकि इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष में हम बोलने वाला, मध्यम पुरुष में तो तुम आप सुनने वाला, और अन्य पुरुष वह वे यही जिसके बारे में बात की जाए। तो ये 3 होते हैं, 4 नहीं होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। कोई कुछ अनिश्चयवाचक है और जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की वस्तु का बोध होगा उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट है किस विकल्प में विपरीतार्थक युगम असंगत है। नूतन, पुरातन, धनुष, दानव, दुराशय, सदाशय, जगम, स्थावर। तो विपरीतार्थक युगम असंगत है। कौन से वाला है। ऑप्शन जो यहाँ पर 3 में दिया गया है, धनुष और दानव, क्योंकि दोनों समानार्थी हैं जिसका मतलब राक्षस होता है। नूतन, पुरातन मतलब नए पुराने कह देते हैं। दुराशय, सदाशय बुरे विचार वाला, अच्छे विचार वाला उसको कह देते हैं। और जंगम, स्थावर जो चलने फिरने वाला और स्थिर उसको कह देते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में एक अनुचित युगम है। अब यहाँ पर एक अनुचित है, इसमें वो कौन से वाला है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, समुद्र में लगने वाली आग दावानल है। क्योंकि समुद्र में लगने वाली जो आग है दावानल नहीं होती है, उसको बड़वाग्नि कहा जाता है। तो कौन सी होती है, बड़वा अनल, बड़वा अनल। तो ये वाली होती है।
जबकि दावानल जंगल में लगने वाली जो आग है उसको कह देते हैं। जो कानून की दृष्टि से उचित न हो उसे हम अवैध कह देते हैं। जिसमें कोई छिद्र न हो निरंतर कह देते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे हम पथ्य कह देते हैं। तो ये गलत है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंक बनाने के लिए धन्यवाद।